नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक क्लास है जयपुर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा चैप्टर आज चलेगा वो रहेगा रासायनिक बलगतकी की बातें करेंगे। रासायनिक बलगतकी। देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जो है, रासायनिक बलगतकी जो है, काफ़ी आपकी डिमांड थी कि सर रासायनिक बलगतकी को करा दीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ग्राफिकल सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी समस्या आती है बच्चों को। बहुत अच्छा आपकी समझ में आने वाला है, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, कॉपी खोल करके बैठेंगे बेटा, नोट्स को साथ के साथ बनाते चलेंगे। तो रासायनिक बलगतकी जो है बच्चों, ये क्या होती है? सबसे पहले हम बात करें तो रासायनिक बलगतकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया भौतिक रसायन। और रासायनिक बलगतकी के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं बच्चों अभिक्रिया की दर। सेकंड, हम इसके अंदर बातें करते हैं दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरी जो बातें करते हैं बेटा वो हम बातें करते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब ये ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, ये तो बड़ी जटिल चीज़ आ गई, यहाँ तो मर जाएंगे। क्रियाविधियाँ तो ये सर बड़ी कठिन होती हैं, कोई कठिन नहीं होती है। पाठक जी सर हैं तो फिर कठिन नहीं है। तो फिर ये सारे की सारी बातें हम करने वाले हैं रासायनिक बलगतकी के अंदर। परिभाषा क्या बन गई इसकी? परिभाषा कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, इसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतकी। किस किस का अध्ययन करेंगे बेटा? अभिक्रिया की दर का, अभिक्रिया फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बातें करेंगे कि दर कब बढ़ सकती है, कब घट सकती है। और तीसरी बातें करेंगे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि की, कि सरल प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जटिल प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, अभिक्रिया की दर कैसे ज्ञात करते हैं, अणु संख्यता कैसे ज्ञात करते हैं, कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। सारी बातों की हम चर्चाएं करेंगे रासायनिक बलगतकी में। अब रासायनिक बलगतकी के अंदर बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं अभिक्रिया के प्रकार दर के आधार पर। पैसे मैंने आपको ये पढ़ा रखे हैं, रासायनिक साम्य में सारे ही प्रकार पढ़ा दिए थे। दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। चलो जी, तो दर के आधार पर या वेग के आधार पर, ये दर या वेग होता क्या है, बातें जरूर करेंगे बच्चों। देखो, दर के आधार पर या वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, वो 3 प्रकार की हुआ करती है। ठीक, सबसे पहली जो अभिक्रियाएं होती हैं हमारी वो होती है वेरी फास्ट, जिन्हें हम कहते हैं अति तीव्र। सेकंड जो रिएक्शन होती हैं बच्चों वो होती हैं अति मंद, जिन्हें हम कहते हैं वेरी स्लो, बहुत ही स्लो चला करती हैं। और तीसरी होती है हमारी मॉडरेट रिएक्शन, जिन्हें हम कहते हैं मध्यम अभिक्रियाएं। तो दर के आधार पर या वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो गई, अति तीव्र, अति मंद और मध्यम। अति तीव्र नाम से स्पष्ट हो गया है बेटा, ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी, इनको कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगेगा, कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, नोट करने की चीज़ नहीं है, बस बता रहा हूँ, मत नोट करो भले इसको, बस इतना ही याद रखो कि 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास में, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मध्यम। ठीक है, वेरी स्लो ऐसी होती है कि इनको कंप्लीट होने में महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, यानी कि बहुत ज़्यादा समय लगता है, वो होती है हमारी अतिमंद अभिक्रियाएं। और मध्यम प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, वो इन दोनों के बीच की होती है। मतलब इनको कंप्लीट होने में ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और ना ही बहुत कम समय लगता है। अतिमंद अभिक्रियाएं जो हैं बेटे, इसका उदाहरण याद रखना, कई बार पूछ लिया है और वैसे भी आपको रटा हुआ है, तो बिल्कुल जनरल बात है, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये अतिमंद अभिक्रिया होती है। साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है। और मध्यम प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, इनके हमारे उदाहरण हैं सभी आणविक अभिक्रियाएं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और
अति तीव्र, इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है, इसका हमारा एग्जाम्पल है आयनिक रिएक्शन। क्लियर है? तो आयनों के बीच में होने वाली अभिक्रियाएं जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। लोहे पर जंग लगना ये वेरी स्लो होता है। और जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, ये हमारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये हमारे एक मॉलिक्यूल है, इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक, ये H सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से है। तो ये क्या है, हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर रिएक्शन कैसी हो गई? ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। और मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो होती हैं हमारी मध्यम प्रकार की। क्लियर? इंपॉर्टेंट जो बात थी वो यही थी केवल कि लोहे पर जंग लगना जो है ये कैसी रिएक्शन है बेटा? ये वेरी स्लो रिएक्शन है। चलिएगा, नोट कर लिया हुआ आपने तो आगे चलेंगे कहानियों को लेकर के। मिटाएं? चलिए मिटाते। तो अब बेटे आगे बातें करते हैं, लेकर के चलता हूं आपको चैप्टर के मेन पॉइंट पर। और हमारा मेन पॉइंट है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, या हम इसको कह सकते हैं अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, ठीक है? हाँ जी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? और इसको हम दर्शाते हैं जी आर से। आर, ठीक है? स्मॉल आर से शो करते हैं बेटा, कैपिटल आर से शो नहीं करते रेट को, ठीक है ना? क्योंकि कैपिटल आर से हम शो करते रिएक्टेंट को, क्रियाकारकों को। क्रियाकारकों को कैपिटल आर से शो करेंगे, क्लियर है ना? लेकिन जो दर है, जो रेट है, उसको हम किससे शो करेंगे? स्मॉल आर से शो करेंगे। अब दर क्या होती है वो देखिएगा, ब्रैकेट को हटाऊंगा यहां से। दर इक्वल टू, देखो बेटा, कोई भी हमारी रिएक्शन हो रही है, हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट किस में परिवर्तित होते हैं? प्रोडक्ट में। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हमारे रिएक्टेंट किस में परिवर्तित होते चलते हैं? प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। मैंने तुमको रासायनिक साम्य में अच्छे से बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था का मतलब T = 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट होती है उस समय पर 100% कौन होते हैं हमारे पास में? रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट कितने होते हैं? 0, क्योंकि अभी अभिक्रिया स्टार्ट हुई है। हम बातें कर रहे हैं T = 0 की, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई। जैसे जैसे बच्चों समय बीतता चला गया, वैसे वैसे हमारे रिएक्टेंट जो हैं वो किस में बदलते चले गए? प्रोडक्ट में बदलते चले गए। रिएक्टेंट घटते चले जाएंगे और प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो इनकी सांद्रता में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसकी सांद्रता समय के साथ में डिक्रीज होगी, और इसकी जो सांद्रता है, प्रोडक्ट की जो सांद्रता है, वो समय के साथ में क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अभिक्रिया दर। मैं इसका सूत्र लिखूंगा, आप देखेंगे। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये हमारा हो गया है दर का फॉर्मूला, अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला। क्लियर है बातें? चलिए और आगे बढ़ा देते हैं बच्चों। एक एक चीज को ध्यान से आप देखते चलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि केमिस्ट्री भी इतनी इजी हो सकती है। R = हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे ±dC/dt, ±dC/dt। इसका मतलब समझाता हूं प्यारे बच्चों। देखिए, यहां पर D का मतलब है परिवर्तन, परिवर्तन। C का मतलब है बच्चों सांद्रता, सांद्रता, ठीक। और D का मतलब फिर से यहां परिवर्तन, और T का मतलब हो गया है टाइम, मतलब समय।
वही का वही फॉर्मूला आ गया ये तो सर कि सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या कह सकते हैं परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब ये जो प्लस और माइनस के जो मैंने चिन्ह लगाए हैं उनको समझिएगा प्यारे बच्चों। प्लस का जो चिन्ह हम लगाते हैं ये लगाते हैं उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए, और माइनस का जो चिन्ह है बच्चों ये हम लगाते हैं क्रियाकारकों के लिए। क्यों लगाते हैं प्लस का चिन्ह उत्पाद के लिए? आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है और क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो प्लस का चिन्ह क्यों लगाया है? क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। और क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है? घट रही है। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? तो बढ़ने के लिए प्लस साइन लगाया गया है और घटने के लिए माइनस का साइन लगाया गया है। बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछेगा। एक क्वेश्चन कराता हूं यहीं पर, आइए देखिएगा बेटा, क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बनता है यहां से। इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया, A = B के लिए यदि A की सांद्रता, अब A कौन है यहाँ पर? रिएक्टेंट है यार, और कौन है? B प्रोडक्ट है। A की सांद्रता 10 मिनट में 5 m से घटकर 3 m रह जाती है, तो रेट कैलकुलेट करो, दर ज्ञात करो। ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा कैसे करना है। हमको रेट निकालनी है, तो रेट का हमारे पास में सीधा सा सूत्र है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वो बात कर रहा है ए के लिए। ए क्या है हमारा बच्चों? रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। क्रियाकारक है तो सर सबसे पहले आप माइनस लगा दो। ठीक है जी, लगा दिया। अब सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है देखो, प्रारंभिक सांद्रता थी 5 m और अंतिम सांद्रता है 3 m। ठीक है, हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। परिवर्तन कितना हुआ? तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, 3 - 5। क्लियर? बटे परिवर्तन में कितना समय लगा? परिवर्तन में समय लगा 10 मिनट का। क्लियर है? बटे 10। कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे सर ये एम क्या बीमारी आई है? अरे मेरे बेटा ये तो सांद्रता की इकाई है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर को ही क्या बोल देते हैं? मोलरता बोलते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 3 में से 5 हम घटाएंगे तो माइनस का 2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2/10। क्लियर? और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 1/5, 0.2। 0.2 इकाई बोलिए, इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रहा आपका आंसर। इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। सीधा सा एक ही फंडा है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि दर जो है, रेट जो है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आएगा ही नहीं। कभी भी दर का जो उत्तर है, कभी भी दर जो है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकती। क्यों सर? क्योंकि मेरे बेटा ये जो प्लस और माइनस के चिन्ह जो मैं लगा रहा था ना अभी आपके लिए, ये किसको दर्शा रहे थे? ये दर्शा रहा था कि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, और ये दर्शा रहा था कि क्रियाकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। केवल बढ़ने और घटने को ही दर्शा रहे हैं ये दर को नहीं दर्शा रहे कि दर नेगेटिव हो गई। दर कभी भी नेगेटिव होगी नहीं। बोले इस तरह का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, पक्का है? चलिए आगे की कहानियों को बढ़ा देते हैं। देखो जी, देखो 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 और देखते ही रहो।
हाँ जी, हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दर की इकाई। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट। चलिए, तो दर का मतलब क्या था बेटा? दर का मतलब था गुरुजी सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। चलो ठीक है, सूत्र याद हो गया सबको। अब सांद्रता की इकाई क्या होती है बताइए? मोल पर लीटर। अभी मैंने आपको बताया था सांद्रता की इकाई क्या हो गई बेटा? मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। और समय की इकाई, समय की इकाई, समय को हम सेकंड में माप सकते हैं, मिनट में, घंटे में, वर्ष में, महीने में, ठीक है, सदियों में, युगों में, कितने युगों में। लेकिन हम समय की एसआई इकाई उपयोग करेंगे बेटा, और समय की एसआई इकाई होती है हमारी क्या? सेकंड। तो प्यारे बच्चों, दर की इकाई आपके सामने निकल करके आ गई है, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यदि आप कहेंगे तो मोल, मोल वैसा का वैसा ही, लीटर को मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं और सेकंड को भी नीचे से ऊपर ले जाऊं। क्लियर? तो फिर लीटर क्या हो जाएगा? घात -1, ठीक है ना, नीचे घात प्लस की 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, मतलब लीटर इनवर्स बोलते हैं। और सेकंड को भी ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये आ गई है प्यारे बच्चों दर की इकाई। दर की इकाई बार बार से निकालने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको रट के रखें। क्लियर बोल रहा हूं, बार बार से इतना समय नहीं लेंगे कि आप ये सूत्र लिखें, उसके बाद ये लिखें, फिर फाइनली रिजल्ट पे पहुंचे। तो सीधी सी है दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये है हमारी क्या? दर की इकाई। मोस्ट कर ले, मोस्ट कर ले, इस बार पूछेगा इसको, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछेगा ना कभी तो पूछेगा। बना है तो फिर पूछेगा, चीज बनी तो फिर परोसी तो जाएगी आपको भाई, कभी ना कभी तो परोस देगा वो। चलिए चले आगे। चलो, तो अब मैं आपके लिए परोसने के लिए आ रहा हूं फिर से रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। विलुप्त होने की दर, निर्माण की दर, काफ़ी कैटेगरीज के क्वेश्चन बनते हैं। एक एक को आप ध्यान से देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले देखो, ये कोई अभिक्रिया हो रही है A + B = C। हमसे कहा गया कि इसके लिए ROR लिखो। ठीक है, अब मैं बार बार से इतना लंबा नहीं लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब बोले तो अभिक्रिया की दर। चलो लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि क्रिया कारकों को जब लिखेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और उत्पाद को लिखेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, पक्का? चलिए, सबसे पहले A को लिख रहे हैं तो हमने माइनस लगा दिया, -dA/dt। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब सर हमको मालूम है कि A की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। बिल्कुल लिखते चलिएगा इक्वल करके, इक्वल टू। हाँ, B पर पहुंचेंगे तो B भी हमारा रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देंगे, -dB/dt इक्वल टू। C पर पहुंचे तो C क्या है? अपना प्रोडक्ट है तो dC/dt। ये इस तरह से आप लिखेंगे प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल, ये कोई रिएक्शन हमारे लिए दी गई 2x + y = 3z। कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हमने भी काल लेना यार, ऐसे क्यों बोलता है? लिखो, लिख दी हमने। लो हाँ बच्चों, नई बात सुनो बच्चों, ये जो आगे लिख रहे हैं ना, बताओ x के आगे कितना लिख रहा है? 2। y के आगे, सर y के आगे प्लस लिख रहा है। ओए अंधे अच्छे से देख, y के आगे 1 भी लिख रहा है। हाँ सर 1 तो मान लेते हैं, ठीक।
और जेड के आगे कितना लिख रहा है 3। बच्चों ये हैं इनके रस समीकरण मिति गुणांक। मोल भी बोल सकते हैं कि x के 2 मोल y के 1 मोल से क्रिया करते हैं जिससे z के 3 मोल बनते हैं। ठीक है, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? सर अभी कुछ बोला था आपने पर वो सही से ना सुना नहीं था। ले तो इनको बोलते हैं प्यारे बेटा रस समीकरण मिति गुणांक। लो जी, तो ये जो रस समीकरण मिति गुणांक जो है ना प्यारे बच्चों, ये हमेशा और हमेशा डिवाइड में लिखे जाएंगे, अपोन में लिखे जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ये भाग में लिखे जाएंगे, बटे में लिखे जाएंगे। कैसे? देखिए, आइएगा तो फिर कहानियों की ओर। सबसे पहले x क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है तो सर माइनस लगाओ, लगा दिया। 2 तो इसको कैसे लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन को? 1/2, 1/2। ठीक, क्यों लिख रहे हैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो। हाँ जी बोलो। dx की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय, ये लो -1/2 dx/dt इक्वल टू, लो जी इक्वल टू, बाई पर पहुंचते हैं तो बाई फिर से हमारा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1 है तो 1/1, 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो dy/dt, बोलो y/dt इक्वल टू, पहुंच जाएंगे जेड पर। जेड क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस 1/3 डी जेड की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। ये लो, क्या बात नहीं आई निकल करके? बात निकल करके आई है कि ये जो हमारे रस समीकरण मिति जो गुणांक हैं, इनको कहां लिखना है? इनको बटे में लिखना है। बोलो, हो रहा है? अब क्रिया को देख के भी पता चल रहा है ना कैसे चल रहा है? मैं बताता हूं। पहले नीचे देखो कि सर बाई के जो विलुप्त, सुनिएगा एक बात को बच्चों, रिएक्टेंट जो हैं वो किस में बदल रहे हैं? प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये खत्म होते चलेंगे और ये बनता चलेगा। तो क्रिया कारकों के लिए तो हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे? विलुप्त होने की दर, क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त होंगे। ठीक है ना? और इसका क्या होगा? निर्माण। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? x के विलुप्त होने की दर, इस तरह प्रश्न पूछ लेगा। y के विलुप्त होने की दर, इस तरह पूछ लेगा। z के निर्माण की दर, क्या z के विलुप्त होने की दर पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता सर, क्योंकि z विलुप्त हो ही नहीं रहा है, z का तो क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। बात क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइएगा बेटा कि जब इसका 1 मोल क्रिया करता है, आगे 1 लिख रहा है ना, तो इसके कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? 2। इसका 1 मोल क्रिया करता है इसके 2 मोल से, तब हमारे जेड के कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल बन रहे हैं। बोलो बात समझ में आई है? आप लिखिए, नोट करिए, लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए तो फिर लो, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। चलिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखिएगा। पॉज कैसे करते हैं सर? बीच में हाथ लगा दे मोबाइल के, हो जाएगा वो पॉज, दोबारा लगा देना, चालू हो जाएगा, जानते हो क्या? हाँ जी, तुम पॉज करते रहो, मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हाँ जी, N2 क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है तो माइनस का चिन्ह लगा दो। ये लो सर, बताओ N2 का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 1। ठीक है, तो 1/1 उसको लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो dN2/dt, N2 की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगने वाला समय इक्वल टू, बोलो माइनस लगा दें, -1/3 रस समीकरण मिति गुणांक को बटे में लेंगे तो लेंगे dH2/dt इक्वल टू, बोलिए प्रोडक्ट पर पहुंच गए तो फिर प्लस का चिन्ह उपयोग कर लीजिएगा,
प्लस 1/2 DNH3/dt। चलिए, सही लिखी थी सबने? हाँ मुझे पता है तुम सही लिखते हो, गलत लिख के भी सही कह देते हो कई बार तो। चलो तो फिर नई रिएक्शन लो एक, इसके लिए लिखो इसके लिए 4NH3 प्लस 5O2, 5O2 है ये, 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 6H2। हाँ जी, ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर आती है ये रिएक्शन, पी ब्लॉक में बताएंगे। चलिए पाउज करो, लिखो, करो ट्राई करो। चलो आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ आपके साथ साथ, ठीक है ना? गलत हो जाए तो कह देना। हाँ जी, रिएक्टेंट के लिए -1/4 DNH3/dt इक्वल टू, लिखते चलो बेटा, हाँ, -1/5 DO2/dt इक्वल टू, चलिए प्रोडक्ट पर पहुंच गए तो प्लस का चिन्ह उपयोग करना शुरू कर दें, प्लस 1/4 DNO/dt ठीक बराबर, बोलो बेटा बोलो, प्लस 1/6 DH2O/dt। ये लो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक आपको जो सिखाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आराम से लिख पाएंगे? तो फिर एक और लिखो ना, लिखेंगे? लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन, चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग। चलो 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 चलो, लिख दिया? अरे बहुत प्यारे प्यारे बेटा है ना, ऐसे ही लिख देते हैं ये बात अलग है, हर बार सही नहीं लिखते, कभी कभी गलत भी लिखते हैं, पर लिखते तो है ना बेचारे। मूर्ति आप ना कभी तारीफ तो करते नहीं हो ना, बस बुराई करते रहते हो। मैंने कहा कि यार बुराई। हाँ बोलो, लिखें? चालू, मैं भी चालू, आप भी चालू। ए रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगा दिया, ठीक सर ये तो ऑलरेडी उल्टा है, तो मैंने यही तो कहा था कि आपको उल्टा करना है, जो ऊपर था तो नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर ले जाओ, कर दो उल्टा। अरे अभी मैंने ऐसे लिखा था यार, 2A ऐसे लिखा मान लो, तो आप कैसे करते थे? 1/2, क्लियर है ना? ऐसे करते थे ना, तो इसको भी उल्टा करो, बोलो -3 DA/dt इक्वल टू -1/2 dB/dt इक्वल टू प्लस dC/dt। लो जी टिंग टिंग हो गया, सीख गए? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीख गए। तो चलो फिर थोड़ा सा सुलझा दिया, अब थोड़ा सा उलझा देते हैं। चलिए, जिंदगी है, सुलझोगे फिर उलझोगे। तो लिखिएगा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ये लो, झटके के साथ में इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। के लिए यदि N2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, भाई N2 तो क्रियाकारक है ना, तो क्रियाकारक तो विलुप्त होते हैं और उत्पाद निर्मित होते हैं, अभी बता दिया था। 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर ये क्या है? सर ये क्या लगा दिया? अरे दर की इकाई है ना यार, ऐसे चिल्लाता यार हो तो। नंबर 1, H2 के विलुप्त की दर, विलुप्त होने की दर, और सेकेंड NH3 के निर्माण की दर।
ज्ञात करो। हाँ जी बच्चों, पहले तो ये सुन लो कि मैं बार बार से इतना लंबा नहीं लिख पाऊंगा, विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर। ठीक, इनको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ROD। सर ये कौन है, बताता हूं ना। ROD रेट ऑफ डिसएपीरियंस। डिसएपीरियंस का मतलब क्या होता है, गायब होना, विलुप्त होना। ठीक है, और इसके लिए हम लिखेंगे ROA। ठीक है ना, रेट ऑफ एपीरियंस। एपीरियंस यानी प्रकट होना, बनना, और डिसएपीरियंस गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, लापता, क्या पता कहाँ गया, कुछ नहीं पता। चलो तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई लोगों, आइएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ही स्टेप में आपको बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। पहला स्टेप सुनेंगे। पहला स्टेप है आपका कि इस अभिक्रिया के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन को शो करें। ठीक, पहला तरीका। उसके बाद सेकंड स्टेप पर क्या करना है, पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, पूछा बराबर दिया। जो पूछा है उसके बराबर में लिख देंगे दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया है वो। ठीक, आंसर आपके सामने होगा, देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू होते हैं गुरु महाराज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखते हैं प्यारे बच्चों, माइनस dN2/dt इक्वल टू, हाँ बोलते चलो, माइनस dH2/dt इक्वल टू प्लस 1/3, सॉरी 2 है। ओ सर गलत लिख दिया रे, पकड़ लिया आज तो, मिटा दिया, ले कहाँ पकड़ लिया, dNH3/dt। ये ले, पकड़ने की सोचते हो, बस गलती कर तो देना मास्टर, बस जल्दी से ना पकड़ लेंगे, पटक लेंगे। हाँ बोलो, लिख दिया है, लिख दिया है। अब आ जाएंगे, हमको दिया कौन सा है, N2 का दिया है। कहाँ रे, ये रहा, ये दिया है। ठीक, पहले में क्या पूछा है, H2 वाला पूछा है, ये पूछा है, ये दिया है। मैंने अभी क्या कहा था, पूछा बराबर दिया, पूछा बराबर दिया, ये पूछा है। तो उठाओ इसको यहां से, आजा आजा आजा, इधर आजा, नीचे आ जाए ना, dH2/dt ये पूछा है। एक बात सुन ले, ये जो माइनस और प्लस के जो साइन है, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तभी आप इनका उपयोग करेंगे। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख चुके हैं, अब हमें लिखना है क्या, क्या ज्ञात करना है बच्चों, H2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है, H2 के विलुप्त होने की दर। तो क्या हो जाएगा बेटा, बराबर में लिखो N2 वाले को, dN2/dt, dN2/dt। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी गई है और इसका मान तो हमको डायरेक्ट दे ही रखा है उसने। N2 के विलुप्त होने की दर ऊपर देखते ही ये रहा, कितना, 10⁻²⁰ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया। सर ये आंसर है, हाँ ये आंसर है, इसको आंसर बोलते हैं। सर इसमें कहीं लिखा नहीं है ये आंसर है, पागल ऐसे थोड़ी लिखते ये आंसर है, ले ऐसे लिख ले बेटा, ये आंसर है। हाँ गुरुजी ऐसे बता दिया करो ये आंसर। मैं ना सोचता ही रहता हूँ गुरुजी, मैं तो ये सोच रहा था आंसर यही हो गया था, ये बोला था, नहीं आंसर वहाँ है। तो समझ में आई ना भाई लोगों, कैसे पूछा बराबर दिया। चले चल, अब तेरे को मारेंगे, आजा, चलो इसको मार दिया ना पहले वाले को, चल ओ पाठक रुक, चल चलिए देखेंगे बी वाले को बच्चों। बी वाले में किसकी पूछ रहा है, NH3 वाले की पूछ रहा है। उठाओ NH3 वाले को, 1/2D-NH3/dt इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है, दिया कौन सा, N2 वाला। उठाओ N2 वाले को, ये मिल गया सर, मिल गया, dN2/dt पूछा बराबर दिया। क्लियर। अब बच्चों हमें ये ज्ञात करना होता है, हमेशा ये ज्ञात करना होता है, NH3 के निर्माण की दर हमें ज्ञात करनी है। यहां देख के बता सकते हो क्या आप, यहां देख के भी बता सकते हैं आंसर। तो आप इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी हम लोगों को। सर देखो आप फालतू ना पागल बना रहे हो, मुझे भी पता है भाई। सर देखो अमोनिया के निर्माण की दर जो है ना वो N2 की 2 गुनी है।
क्लियर दिख रहा है कि इसका जब एक मोल टूट रहा है तो इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं सर। चलो अभी मैंने क्वेश्चन आपको, अरे ये समझ में नहीं आया क्या, H2 वाले में हमने 3 नहीं लिया था, सॉरी गलती हो गई है। पिछले वाले में H2 वाले में दोबारा देखेंगे बच्चों, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सर गलती पकड़ ली, नहीं गलती नहीं पकड़ी, मिस्टेक पकड़ी। हाँ H2 वाले को देखो बच्चों, दोबारा से आएंगे H2, तो H2 के आगे हम लिखना भूल गए थे क्या, 1/3, 1/3। ठीक है, अब दोबारा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पूछा कौन सा है, H2 वाला पूछा है, तो 1/3 dH2/dt इसको पूछा गया है, पूछा बराबर दिया कौन सा है बच्चों, dN2/dt। ठीक है ना, चलिए कर दो, अब कर दो। हाँ ये हमसे ज्ञात करवा रहा है, वज्रगुणा करेंगे तो 3 पहुंच जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहुंच जाएगा वहां पर पक्का। चलिए तो क्या हो जाएगा, 3 dN2/dt। ठीक है, और इसका मान हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है कितना, देखो ऊपर 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻²। इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं से दिख रहा था कि H2 के विलुप्त होने की जो दर है ना, वो N2 के विलुप्त होने की 3 गुना है। इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है। जब इसका 1 मोल खत्म होता है N2 का, तो H2 के 3 मोल खत्म होते हैं, 3 गुना। तो 3 गुना ही तो हो गया, देखो 3 गुना 10⁻², 10⁻² का 3 गुना। आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब इतना नहीं करें, क्या आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो NH3 के निर्माण की दर क्या होगी? सर बिल्कुल बता सकते हैं, N2 की दुगनी। जब इसका 1 मोल टूटता है तो NH3 के कितने मोल बनते हैं, 2। तो अमोनिया के निर्माण की दर N2 की तुलना में कितनी होगी, 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी। निकालते हैं, 2 गुनी ही आएगी। देखिए हाँ जी, NH3 वाले को उठा लाइएगा क्योंकि उसको फाइंड करना है हमें। NH3/dt इक्वल टू दिया वाला N2 को उठा लाइए, dN2/dt। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से चला गया यहां पर वज्रगुणा से, तो क्या हो जाएगा अपने लिए 3 dN2/dt, 3 dN2/dt। अब इसका मान हमें मालूम है कितना है, 10⁻²। तो आंसर आ गया है गलती कर दी, क्यों हो रही है ये? हाँ 2 यहां चला गया, तो क्या हो गया हमारा 2 × 10⁻²। वही आया है ना, दुगना ही देख लो, 10⁻² का 2 गुना। तो इतना लंबा प्रोसेस भी यदि हम नहीं करना चाहें तो हम डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा तब संभव हो पाएगा जब आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी 4-5 क्वेश्चन की, तो आप इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इजीली बता पाएंगे कि निर्माण की दर क्या है या विलुप्त होने की दर क्या है। एक क्वेश्चन आपके लिए परोसा जाएगा, अच्छे से खाना है ठंडा ठंडा करके। चलो आएंगे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये लो बच्चे हैं ना, बच्चों को कठिन नहीं देते, सरल देते हैं। यदि PCl3 के विलुप्त होने की दर 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, तो नंबर 1 कौन कौन से बच गए, दोनों को फाइंड कर लो। Cl2 बचा है एक, तो Cl2 के विलुप्त की दर और सेकेंड PCl5 के निर्माण की दर। चलिए जल्दी से कर दीजिएगा क्वेश्चन को बेटे, जल्दी से कर देंगे।
करो जल्दी करो, इजी है यार। वो पेन चला रहे हो? अभी क्या कहा था पाठक सर ने, पेन ही नहीं चलाना होता है इनमें। थोड़ी सी ना इसको इंक पिला देता हूँ, पी ले। हाँ बेटा, कर दिया होगा सबने, आराम से कर दिया होगा। सबसे पहले तो आपने आर ओ आर इसके लिए लिख दिया होगा। तो आर ओ आर क्या हो जाएगा इसके लिए, माइनस डी PCl5 की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये बड़ा जो कोष्ठक हम लगा रहे हैं ना बेटा बार बार से, है ना, ये मैंने रासायनिक सामने में भी तुमको बताया था। ठीक, ये बड़ा कोष्ठक किसको दर्शा रहा है, सांद्रता को, ठीक है ना। बटे डी टी इक्वल टू माइनस DCl2 अपॉन डी टी इक्वल टू, क्या है, PCl3 था, इक्वल टू प्लस DPCl5 कंसंट्रेशन अपॉन dt। लिख देंगे इस तरह से, आराम से लिख देंगे। हाँ तो बताओ इसका आंसर बता दो, Cl2 के विलुप्त की दर क्या है, यही आ गया होगा। अरे यही आ गया होगा, क्यों? क्योंकि जब इसका 1 मोल विलुप्त होता है तो इसका भी 1 मोल विलुप्त होता है और इसका 1 मोल बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर वही का वही आ जाएगा प्यारे बच्चों, निकाल लिया होगा आपने 10⁻³ और इसका भी आंसर हमारा आ जाएगा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पक्का इस तरह के क्वेश्चंस को आप अब कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चंस की दूसरी दुनिया में, चलते हैं। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात जो सबसे पहले आपको सुननी चाहिए वो देखिए, निर्माण की दर, कंफ्यूज नहीं होना है, और विलोपन की दर या हम कह सकते हैं विलुप्त की दर, चलो इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझना बच्चों, नहीं तो आगे के जो क्वेश्चन सब मैं करवाने वाला हूं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। निर्माण की दर, तो ये तो बताने की बात है ही नहीं अब कि निर्माण होता किसका है, उत्पादों का। तो निर्माण की दर का मतलब सीधी सी बात है उत्पादों की बात हो रही होगी, और विलुप्त कौन होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, तो बात रिएक्टेंट की हो रही होगी। सुनिएगा तो बच्चों, निर्माण की दर हो चाहे विलोपन की दर हो, हाँ बोलिए, इंग्लिश बोलो पहले। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ एपिरियंस, और ये हो गया रेट ऑफ डिसएपिरियंस। बच्चों इनको कभी भी रस समीकरण मिति गुणांक से मतलब नहीं होता। क्या सर? हाँ, इनको कभी भी रस समीकरण मिति गुणांक से मतलब नहीं होता। इनको कैसे लिखेंगे देखिएगा, प्रोडक्ट है, अरे निर्माण किसका होता है, प्रोडक्ट का, तो प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। डी उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे dt। इस तरह से जब वो आरओडी पूछेगा, रेट ऑफ डिसएपियरेंस पूछेगा, तो फिर हमारा हो जाएगा माइनस डी, बोलिए रिएक्टेंट, क्रियाकारक, क्रियाकारक रिएक्टेंट के डिसएपियरेंस की रेट अपॉन dt। तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। क्या बोला मैंने, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना है। रस समीकरण मिति गुणांक से मतलब नहीं है, रस समीकरण मिति गुणांक से यहां पर मतलब नहीं है। कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अभी तो आपने रस समीकरण मिति गुणांक लिखे भी थे, उनका प्रयोग भी किया था। बेटे अब भी क्लियर होने वाला है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। चलें तो फिर एक क्वेश्चन करेगा, तो फिर एक क्वेश्चन हो जाए, अच्छा सा हो जाए। लो लिखिएगा, अभिक्रिया N2+3H2 इक्वल टू 2NH3 में
1 लीटर के पात्र में, 1 लीटर के पात्र में 1 मिनट में NH3 के N2 के करें बेटा इसको, में N2 के 2 मोल विलुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है बच्चों ये। तो सबसे पहले नंबर 1 हमें ROR ज्ञात करना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जानते हैं सारे के सारे बच्चे। सेकेंड, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, समझ गए होंगे बात को, H2 के विलुप्त होने की दर हमें ज्ञात करनी है। और नंबर 3 हमें ज्ञात करना है ROA ऑफ एमोनिया, ये लो, अमोनिया के निर्माण की दर हमें ज्ञात करनी है। पहुंचते हैं कहानियों पर जो आपको अब तक बताई गई, उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। देखेंगे सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले हमसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। घबरा गए? क्यों घबरा गए? बात तो थी नहीं। चलो सबसे पहले हम पहुंचेंगे, जो सूचना उसने दी है ये लो, एक एक पॉइंट को बेटा अच्छे से देख लो। N2 के 2 मोल विलुप्त हो जाते हैं, इसके विलुप्त की दर दी है। मैंने अभी आपको एक बहुत प्यारा फॉर्मूला बताया था दर का। दर का फॉर्मूला क्या था बेटा? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। सोच क्या रहे हो? रेट का फॉर्मूला था ही क्या अपना? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगने वाला समय। हाँ सर बिल्कुल। तो N2 के लिए यदि हम बात करें बच्चों, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग, तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन कितना? 2 मोल, 2 मोल चल लो, सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता में परिवर्तन 2 बटे समय। बेटा पात्र का आयतन कितना लिया है? 1 लीटर। यदि 2 लीटर होता तो सांद्रता में किसका भाग देते? समय का। मैंने अभी आपको बताया था, भूल गए हो? दर बराबर क्या था? मोल बटे लीटर गुणा समय, सेकंड। यही तो था दर का मतलब, मोल बटे लीटर गुणा समय। तो मोल लिख दिए हमने 2, ठीक है। लीटर चलो लिख ही लो। आयतन कितना है? 1 लीटर गुणा समय, समय है सर 60 सेकंड। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया प्यारे बेटा? 60 सेकंड। तो ये हमारा हो गया 1/30, 1/30, ठीक है। अब पहुंचते हैं पहले क्वेश्चन पर। सर अभी हुआ नहीं क्या? वाह हो गया, वाह यार, ऐसे ही सोचता है क्या? चलो 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 चलो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। पहुंचते हैं हम N2 के पास में। N2 भाई साहब आइए, आप अभिकारक हो, अभिकारकों के लिए हम माइनस लगाते हैं आपके सम्मान में, ठीक है, लगाते हैं। रस समीकरण मिति गुणांकों को देखेंगे आगे तो कितना है? 1 है तो लो 1/1 हो गया। बोलो ना, dN2 बटे dt, dN2 अपॉन dt। ये तो हमने निकाला हुआ है, ये रहा। इसकी वैल्यू कहाँ है? ये रही इसकी वैल्यू 1/30। ये तो हमने निकाला है N2 के विलुप्त की दर। तो हमारा आ गया है 1/30। हाँ हो गया, हो गया है क्वेश्चन। बोलिए सर ये माइनस वाला कुछ नहीं है, यहाँ ऑलरेडी माइनस था आगे, क्योंकि ये क्या था? रिएक्टेंट था, ऑलरेडी माइनस था। माइनस माइनस क्या हो गया? आगे प्लस हो गया। पहले भी बता दिया कि रेट कभी भी हमारी नेगेटिव आएगी नहीं। सेकंड को निकालिए, चलिए रेट, ये तो निकाल सकते हो, निकालो। चलो 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 निकाल दो यार, इसमें क्या है बचा है वो बताओ। ऐसे निकाल सकते हैं इनको। देखो इधर देखो, बी को बी, हाँ बेटा बी कहाँ है हमसे? H2 के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए पूरा रेट ऑफ रिएक्शन शो कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन शो करवाइए चलिए। माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू,
प्लस 1/2 dNH3/dt। बोलिए इस तरह से लिख सकते हैं आराम से रेट ऑफ रिएक्शन। कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और फिर अपना वही काम करना है, पूछा बराबर दिया। चलते हैं इधर से, मैं इसको मिटाऊंगा, देखेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 के विलुप्त होने की दर। तो H2 को पूछ रहा है, पूछा बराबर दिया। दिया कौन सा है? ये वाला, अभी हमने निकाला था ना, अभी निकाला था 1/30। चलिए तो बेटा क्या हो गया ये, चलिए पूछा है H2 को उठा दिया मैंने यहाँ से, H2 को उठाया तो 1/3 dH2/dt। इसे पूछ रहा है, दिया N2 वाला दिया है तो बराबर माइनस dN2/dt। क्लियर है? बोलो, ये बद्रगुणा से कहाँ चल जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ चल जाएगा। ठीक है, माइनस को मैं हटा दूंगा, माइनस माइनस कभी भी नहीं आएगा, प्लस में आएगा आंसर। हाँ तो क्या हो जाएगा, dH2/dt इक्वल टू 3 इन, ओ सॉरी क्यों 3 वहाँ चला गया ना, 3 इंटू हाँ, इसका मान अभी मैंने निकाला था, कितना था बोलिए? 1/30। तो ये हो गया है अपना 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चले इस वाले को आराम से निकाल लेंगे। नंबर सी को, सी क्या पूछा था? अमोनिया वाला पूछा था, निकाल देंगे यहाँ से। देख लो अमोनिया वाला कहाँ है, ये रहा अमोनिया। उठाओ इसको, 1/2 dNH3/dt इक्वल टू दिया हुआ कौन सा है हमको? N2 वाला दिया है, ये रहा। तो dN2/dt, ठीक है, ये 2 यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/30। पक्का है यार, रियल में 2 गुणा 1/30। बोलिए कर लेंगे? चलें आगे, चलिएगा। तो ये जो हमने बात की प्यारे बच्चों, ये बातें की हैं हमने अभिक्रिया दर के क्वेश्चंस की, किस तरह से करने हैं। लास्ट का जो ये क्वेश्चन कराया प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बातें क्लियर हैं। तो अब हम जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे दर को प्रभावित करने वाले कारक, दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अभिक्रिया की दर को घटा देंगी। बहुत सारे कारकों की बातें करेंगे, 6-7 कारकों की हम बातें करेंगे, लेकिन वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में बच्चों। आज की जो बातें हुई हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ है, दर की इकाई हुई है, अभिक्रिया के प्रकार हुए हैं। ठीक, आगे की बातें नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।